Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 17th February 2021. Let's start the session. Our first news is टूल किट केस। ये तो आप तो एक मतलब ये आपको अगर समझ में आ जाना चाहिए टूल किट क्या है। अब मैं डेली आपको समझा रहा हूँ, शुरुआत में फिर से बता देता हूँ, कोई नया बच्चा उसके लिए। तो ग्रेटा थेनबर्ग एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये एक चीज़ शेयर कर दी थी जिसको बोला था उन्होंने टूल किट। टूल किट क्या था, इसमें ये लिखा था कि आपको कैसे कैसे प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो अभी इसमें क्या है कि ट्विटर से तो ये हट गया था टूल किट, क्योंकि ट्विटर ने ग्रेटा थेनबर्ग को बोला था कि ये हटा दीजिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दी थी ये सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उस टूल किट को शेयर कर दिया बाय डूइंग सम एडिट्स। तो अभी ये इनका नाम फेमस हो गया है, दिशा रवि, ये मैम है एक। तो इन्होंने ये भी एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, और जबकि ये वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई भी आदमी है, तो एक अच्छी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। इन्होंने भी ये टूल किट को शेयर कर दिया था, तो इसीलिए अभी ये जेल में इनको हो गया, जेल हो गई है। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी थी, हाँ ये वाली PJE, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। तो ऐसा अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसमें प्रो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हो सकती है। तो देखिए क्या होता है, तो जो भी होगा आपको मैं बताता रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है कि अगर बाहर, एक तो पहली बात है ग्रेटा थेनबर्ग जो है बाहर की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, और वो फार्मर्स का क्यों कर रही है पहले मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। चलो कर रही है, समर्थन करना चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी राय, फार्मर्स के लिए सबको समर्थन करना चाहिए। लेकिन आप उन्हें ऐसे भड़काने का काम करेंगे तो गलत बात है। आप टूल किट क्यों, फार्मर्स को पता नहीं है कि वो इतने दिन से वो शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा है कि हाँ सरकार भी सुन रही है। भाई आप ध्यान रखिए, महात्मा गांधी के पीस के सबसे बड़े एग्जाम्पल कैसे हैं। उन्होंने देखा कि जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तभी महात्मा गांधी रेडी थे। जैसे आपको पता होगा कि चौरी चौरा एक कांड हुआ था, क्या हुआ था कि जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे महात्मा गांधी, तो कुछ लोगों ने चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी थी, जिससे क्या हुआ था कि पुलिस वाले मर गए थे। तो तभी महात्मा गांधी ने वो वापस ले लिया था प्रोटेस्ट, कि हम अब नहीं कर सकते। अगर कोई भी आंदोलन भड़काऊ होगा या पीसफुल नहीं रहेगा, तो स्टेट को 2 मिनट लगता है उसको खत्म करने में। इसीलिए जो भी आंदोलन हो वो पीसफुल होना चाहिए। अब ये पता नहीं क्या है, मैं तो यही बोलूंगा कि ये गलत हुआ, पर जो सरकार बोलेगी वही माना जाएगा। भाई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो गलत होगा। आप ध्यान रखिएगा, आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हैं, आपके लिए स्टेट ही सही होनी चाहिए। स्टेट आपको क्या करना है, आप तो एक हुक्म मानना है आपको, तो स्टेट हमेशा सही है। यहाँ एक मैं अच्छी रिपोर्ट सुन रहा था कि अपने फादर के सामने बेटे खड़े हैं, ये मैं कहीं कल या परसों में पढ़ रहा था। क्योंकि जितने आपको पता है कि फार्मर जो है वो हरियाणा पंजाब के हैं, और जितनी दिल्ली पुलिस है उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो हरियाणा पंजाब के ही बच्चे हैं। तो उनके फार्मर्स जो है जो फादर हैं वो फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो उनके बच्चे हैं वो दिल्ली पुलिस के साइड से खड़े हैं। तो ये बहुत मेरे को लग रहा था कि बताइए दोनों अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी न्यूज थी, आगे चलते हैं। किरण बेदी रिमूव्ड एज पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अब ये याद रखिएगा, किरण बेदी जो है पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, जो तेलंगाना के गवर्नर हैं उन्होंने होल्ड कर लिया चार्ज। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गवर्नर जो तेलंगाना का भी है और वो पुडुचेरी का भी है। तो याद रखिएगा, इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 153, जो क्या बोलता है कि एक गवर्नर जो है वो 2 स्टेट का गवर्नर हो सकता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, अभी प्रेजेंटली यूपी में जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल मैम है, आनंदीबेन पटेल। तो अभी उन्हें एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया ऑफ MP। तो अब जो ये आनंदीबेन पटेल हैं वो यूपी की भी गवर्नर है और MP की भी गवर्नर है। ऐसे ही जो तेलंगाना के जो गवर्नर है, ये अब तेलंगाना के भी गवर्नर रहेंगे। इनका नाम यह है, ये तमिल साई सोंदूर रंजन, तमिल साई याद रखिएगा, आप तमिल साई हैं। तो ये अब तेलंगाना के भी गवर्नर है और पुडुचेरी के भी गवर्नर है, प्लीज रिमेंबर। और डिटेल में आपको नहीं जानना क्या हुआ है क्यों हुआ है, बस किरण बेदी जो है वो पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं रही है। आपको पता होगा ना, यूटी में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और वहां के CM होते हैं, दोनों होते हैं। जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी और CM भी है। तो ये अब नहीं रही है, आगे चलते हैं। रेक्टिफाइंग इनजस्टिस ऑफ हिस्ट्री से मोदी। तो आपके लिए जो एग्जाम है वो एग्जाम में बस ये महाराजा सुहेल देव मेमोरियल, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां पे बना है, तो ये यूपी में बना है। पहला सवाल तो ये होगा यूपी में। अगर वो और डिटेल में जाता है कि यूपी में भी कहां बना है, तो बहराइच, बहराइच इधर बना है। अगर इससे भी और डिटेल में चला जाता है तो यहां पे बहराइच की एक लेक है, याद रखेंगे, चित्तौरा, चित्तौरा लेक के पास बना है।
तो आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है, भले महाराजा सुहेल मेलोदियम पहला सवाल है तो यही पूछेगा यूपी। अगर वो डिटेल में जाता है तो बहराइच, या वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि चितवारा लेक कहां पर है, तो यूपी में, याद रखेंगे। तो ये महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल है, ये हमारे बहुत इन्होंने काम करा इन द हिस्ट्री, और ये बीजेपी वाले और आरएसएस वालों के आइकन है। इधर ऐसा लिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि लोग समझ लेते हैं कि सर बोल रहे हैं। तो सुहेल देव इज प्रोजेक्टेड एज अ हिंदुत्व आइकन बाय द आरएसएस एंड बीजेपी। तो ये बात हो गई। इसमें दो कास्ट का जिक्र हो रहा है, वो और याद रखिएगा, राजभर्स एंड पासीस। तो याद रखेंगे पासीस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट, इतना डिटेल में जाएगा नहीं, पर यहाँ लिखा है तो मैं बता देता हूँ। पासीस जो है सेकंड लार्जेस्ट दलित ग्रुप है, सेकंड लार्जेस्ट दलित ग्रुप ऑफ यूपी। तो इतना डिटेल नहीं जाएगा, बस आपको याद होना चाहिए राजभर्स और पासीस जो है ये कहाँ के कास्ट हैं, तो ये यूपी की कास्ट है। बस आपको इससे ज्यादा याद नहीं करना है। महाराजा सुहेल देव ने बहुत सारा काम करा है रिगार्डिंग लेबर सिस्टम को खत्म करने के लिए, और भी बहुत अच्छा अच्छा इन्होंने काम करा था, तो इसलिए इनका मेमोरियल बनाया गया। तो आप भी जाकर विजिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 45 killed as bus plunges into canal in MP सिद्धि डिस्ट्रिक्ट। तो अभी 45 लोग मर गए, एक बस जो है वो कैनाल में चली गई गलती से, तो इसमें बहुत दुखद सूचना है। इसमें एसडीआरएफ मेंबर लुकिंग फॉर सर्वाइवर फॉर द बस एक्सीडेंट इन सिद्धि डिस्ट्रिक्ट। तो अब एसडीआरएफ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एसडीआरएफ क्या है, तो एसडीआरएफ जो है वो स्टेट की आर्मी, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ऐसी होती है एनडीआरएफ। जितना भी डिजास्टर है, अगर डिजास्टर के लिए एक ही एक्ट है, आप याद रखिएगा, एनडीएमए एक्ट 2005। ये एक एक्ट है जो सारा डिजास्टर को देखता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। इसी के अंतर्गत एनडीआरएफ आता है। और स्टेट के ये तीन तरह का होता है, एक तो नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, याद रखेंगे। तो ये स्टेट एसडीआरएफ है, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ। एक और मैं बता देता हूँ, ये जो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ, इन सब में जो पैसा जाता है वो याद रखिएगा वो पब्लिक अकाउंट में जाता है। एक ये सवाल कभी कभी बन जाता है, स्पेशली इन सिविल सर्विस बनता है, आपके में इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक तो कंसोलिडेटेड अराउंड, कंसोलिडेटेड अकाउंट, और एक होता है पब्लिक अकाउंट। तो कंसोलिडेटेड अकाउंट में क्या होता है, वो पैसा डाला जाता है जब हम निकालते हैं तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, पार्लियामेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, उसके बिना हम पैसा नहीं निकाल सकते। जैसे मान के चलिए हमें किसी स्कीम के लिए पैसा चाहिए, अगर हमें निकालना है तो हम कंसोलिडेटेड फंड से निकालेंगे पैसा तब जब हम पार्लियामेंट से अप्रूव ले लेंगे। लेकिन पब्लिक अकाउंट में ऐसा नहीं होता। पब्लिक अकाउंट में जो भी पैसा है उसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं होती, केवल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से निकाल सकती है, नो पार्लियामेंट अप्रूवल। तो जितना भी एनडीआरएफ का एसडीआरएफ का पैसा वो पब्लिक अकाउंट में होता है, उसको विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल, पार्लियामेंट अप्रूवल, सरकार अपनी मनमर्जी से निकाल सकती है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया, कंसोलिडेटेड अकाउंट एंड पब्लिक अकाउंट। आगे चलते हैं। लेपर्ड पॉपुलेशन ट्रैकिंग एक्ट्स न्यू अप्रोच। तो लेपर्ड में ये लेपर्ड क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई लेपर्ड ब्लैक कलर का होता है, कोई लेपर्ड व्हाइट कलर का होता है। तो ये कौन, या लेपर्ड जिसे हम बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं टाइगर भी, कोई ब्लैक होता है कोई व्हाइट होता है, तो क्यों होता है, तो याद रखिएगा ये मेलानिन होता है कंपाउंड, मेलानिन। ये कंपाउंड अगर ज्यादा होगा तो ब्लैक हो जाएगा, कम होगा तो व्हाइट हो जाएगा। तो अगर डायरेक्ट एग्जाम में ये लिख के आता है कि विच कंपाउंड या विच चीज रिस्पॉन्सिबल है टाइगर के कलर्स के लिए या लेपर्ड के कलर के लिए, तो याद रखिएगा मेलानिन कंपाउंड है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, मेलानिस्टिक इंडिविजुअल्स। एक और इसमें वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड दे रखा है, वो भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एक तो मेलानिस्टिक लेपर्ड्स, तो मैंने आपको बता दिया, हाँ, ये ROSETES, ये रोसेट्स। रोसेट्स क्या होता है, रोसेट्स उन्हें बोलते हैं जो ये आपने देखा ना लेपर्ड पे जो काले काले निशान से होते हैं, इनको बोलते हैं रोसेट्स। और हर लेपर्ड पे अलग तरीके के काले निशान होते हैं। तो याद रखेंगे रोसेट्स किसे बोलते हैं, रोसेट्स आर द जैक्ड ब्लैक सर्कुलर मार्क्स ऑन द टॉनी कोट ऑफ अ लेपर्ड। ये इंग्लिश में इतना भड़का के लिखा है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, वो याद रखिएगा। रोसेट्स किसे बोलते हैं, जो काले मार्क्स होते हैं ऑन लेपर्ड, इसको बोलते हैं रोसेट्स। और मेलानिन क्या है, ये कंपाउंड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है व्हाइटनेस या ब्लैकनेस के लिए ऑफ टाइगर, कि टाइगर व्हाइट होगा कि ब्लैक होगा, तो ये कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी कौन सा अप्रोच ये यूज कर रहे हैं, तो याद रख सकते हैं SMR, स्पार्शियल मार्क रिसाइट, स्पेशियल, SPITAL, स्पेशियल मार्क रिसाइट, ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। मैं डिटेल में आपको बहुत बता दिया हूँ, आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है आप लिख लीजिए, और इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो था मैंने आपको ये बता दिया। मेलानिन इंपॉर्टेंट है, रोसेट्स इंपॉर्टेंट और SMR इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये क्या हुआ तो अभी क्या सरकार बोली कि फास्ट टैग जो उन्होंने कंपलसरी कर दी है। फास्ट टैग क्या है, ये आपकी गाड़ियों पे लगाया जाता है, इससे ऑटोमेटिक पेमेंट कट जाता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो सरकार ये बोली कि अब मैंडेटरी कर दिया सरकार ने कि फास्टैग हर गाड़ी पे होने चाहिए। जिन लोग गाड़ियों पे फास्टैग नहीं लगेंगे उनको डबल टोल, दुगना
टोल भरना पड़ेगा। तो इससे देखिए बहुत सारी जाम की स्थिति पैदा हुई। ऐसा नहीं, दिल्ली में बहुत सारे राज्यों में ये हो गया। तो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फास्टैग। तो फास्टैग क्या है? फास्टैग एक RFID है। प्लीज रिमेंबर, RFID क्या होता है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन दो चीज होती हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। NFC तो आपने सुना होगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो मोबाइल में लगा रहता है। कि मोबाइल का डेटा अगर हमें अपने कंप्यूटर में डालना है तो NFC के थ्रू हम कर सकते हैं। फिर RFID क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इससे यही होता है कि हम पता कर लेते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कि कौन सी गाड़ी है, उसमें कितना क्या है, सब डिटेल आ जाती है। तो आपको पास इसका नाम पता होना चाहिए। और दो तरीके का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में अपना पावर सोर्स होता है, पैसिव में कोई पावर सोर्स नहीं होता। तो जो हमारे फास्टैग है पैसिव है, याद रखिएगा, इसमें अपना कोई पावर सोर्स नहीं है। पैसिव RFID अगर वो डिटेल और पूछ लेता है। इधर RFID का कहीं जिक्र नहीं है, जबकि एग्जाम में फास्टैग से कोई सवाल नहीं होगा, RFID से होगा। यहां तक कि कभी कभी किसी एग्जाम में मैंने पिछले 2 साल में देखा था कि किसी ने तो RFID की फुल फॉर्म ही पूछ ली थी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आपको भी पता होगा कि जो ये हमारा एग्जाम है CAPF, इसमें फुल फॉर्म तक पूछ लेता है, मतलब इतना हो जाता है। तो इसीलिए अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी फुल फॉर्म हमें जानना। NFC की फुल फॉर्म क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। याद रखेंगे दोनों को, ये दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। न्यू ISL डिक्शनरी टू हैव, इतना अभी नई तीसरी एडिशन निकाला। ISL क्या है? तो इंडियन साइन लैंग्वेज। जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए इंडियन साइन लैंग्वेज की एक डिक्शनरी बनाई गई है। बस आपको याद रखना है बनाता कौन है। तो तीसरा एडिशन है। तो याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। प्लीज रिमेंबर कि निकालता कौन है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट ये मिनिस्ट्री निकालती है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। तो प्लीज रिमेंबर कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस निकालता है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अदानी फिल्म्स कंप्लीट दीघी। बस आपको ये नहीं ध्यान है अदानी पदानी हमें नहीं करना, हमें करना है दीघी पोर्ट। ये दीघी पोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये मात्र 50 से 60 किलोमीटर दूर है, जो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उससे। तो आपको जो याद रखना है, दीघी पोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अभी अदानी दोबारा इन्हें बना रहे हैं, लेकिन हमें इतना मतलब नहीं है, हमें पोर्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। श्रीलंका कंसीडरिंग इंडिया ग्रांट इंस्टेड ऑफ चाइना प्रोजेक्ट। अब ये मैं आपको रोज समझा रहा हूं, अब तो बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अभी क्या हुआ था, देखो कोलंबो पोर्ट यहाँ फिर मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी क्या हुआ कि चाइना ने यहाँ जाफना, जाफना आप देख रहे हैं ना कहाँ पर है? यहाँ पर 3 हाइड्रो पावर या एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रही थी कि चाइना को परमिशन दे दिया था श्रीलंका कि आप यहाँ प्रोजेक्ट लगा लीजिए। तो इंडिया ने क्या सोच रहा है? इंडिया ऐसा सोच रहा है, अभी करा नहीं है, कि उन्होंने श्रीलंका वालों को बोला कि हम आपको ग्रांट दे देंगे, आप चाइना वालों से प्रोजेक्ट मत बनवाइए, हम आपको ग्रांट दे देंगे। तो ग्रांट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ग्रांट ये चीज होती है कि हमने आपको पैसा दे दिया, आपको उसे रीपे करने की जरूरत नहीं है। तो चाइना, अब श्रीलंका वाले सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं। अगर इंडिया ने बोली कि हम आपको 12 मिलियन का ग्रांट दे देंगे, 12 मिलियन का ग्रांट दे देंगे, आप अपने आप ही बना लीजिए, आप हमसे ही मत बनवाइए, उनसे ही मत बनवाइए, हम आपको ग्रांट दे रहे हैं। तो अब चाइना वाले के ये श्रीलंका वाले सोच रहे हैं कि हाँ ये तो सही बात है। इससे क्या होगा कि हमारा जो हमें बाहर से, जैसे श्रीलंका वालों को ADB, आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे लोन लेना पड़ा था कुछ भी बनाने के लिए। तो अब श्रीलंका वाले भी सोच रहे हैं कि इससे ADB से लोन नहीं लेना पड़ेगा अगर इंडिया जो है वो ग्रांट प्रोवाइड कर देता है। तो याद रखिएगा ग्रांट और लोन में क्या डिफरेंस है, आप 2 बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ग्रांट को रीपे नहीं करना पड़ता है, मतलब हमने आपको पैसा दे दिया, आप उसे रीपे ना करें। और लोन क्या होता है? लोन तो आपको पता है रीपेमेंट करना ही पड़ेगा, रीपेमेंट के बिना तो काम होगा नहीं। 1 मिनट, पेन बंद हो गया। हाँ, रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। एक और चीज है, कभी कभी ये होता है किसी किसी ग्रांट में हमें पैसा देना पड़ता है। तो अगर मान के चलिए हमें पैसा देना है, वापस करना भी है, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। जितना पैसा लिया उतना ही वापस कर दीजिए। लेकिन लोन पे तो आपको पता है इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। तो ये 2 चीज होती हैं। तो अभी ऐसी बात चल रही है, जो आगे होगा मैंने आपको बता दिया कि अभी क्या प्रोसेस चल रहा है। जो बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हें पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी में बता के चल रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे कैसे। कल क्या हुआ था? कल ईस्ट कोस्ट टर्मिनल से इंडिया को हटा दिया था, फिर चाइना को ये 3 पोर्ट दे दिए थे। अब इंडिया कह रही है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप चाइना वालों से मत बनवाइए। तो एक प्रोसेस है। अब इसका फायदा क्या होता है? बच्चे कहते हैं कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इससे आपका सेकंड पेपर के लिए आपका दिमाग चलेगा ना। आपको सेकंड पेपर में अगर इंडिया से किसी रिलेशन लिखने हैं, इंडिया नेबरिंग रिलेशन, तो आपको पता तो होना चाहिए क्या क्या इंडिया कैसे डिप्लोमेटिक डील कर रही है। हम चाइना को सीधे मना नहीं कर सकते, तो हमने थोड़ा लालच दे दिया श्रीलंका, क्योंकि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप खुद से बनाइए। जबकि आपको पता है 12 मिलियन का हमें ही लॉस हो रहा है अगर हम ग्रांट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि मात्र जाफना 50 किलोमीटर है तमिलनाडु से, इसलिए।
तो आप इसीलिए जो भी बच्चा रेगुलर है और रेगुलर से समझने की कोशिश करे। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में पूछा जाएगा ना, पेपर 1 में ज्यादा से ज्यादा जाफना पूछ सकता है कि जाफना कहां पर है, तो श्रीलंका में, या कोलंबो पोर्ट पूछ सकते हैं तो वो कहां है, वो श्रीलंका में। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये जो बाकी की चीजें मैं फॉर पेपर 2 बता रहा हूं। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज सारी कवर हो गई। आई होप यू माई आई होप यू माई लाइक माई लेक्चर, सॉरी। हाँ, मैंने कल आपसे पूछा था वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है, तो डेविड मेलपास। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया। एक मैंने आपसे सवाल पूछा था कि राइट टू प्राइवेसी किस एक्ट के अंदर आती है, तो ये बहुत अच्छा सब बच्चों को पता ही है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा केस है, तो पुट्टू स्वामी करके, पुट्टू स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी बोला गया। ये एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी का क्यों इशू आ रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो हमारी चैट डिलीट कर रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि ऐसा हो तो नहीं रहा, चेक करने के लिए, तो इसलिए राइट टू प्राइवेसी का इशू आ रहा है। तो आज का न्यूज़ इतना ही था। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हैं, और मेरे को फॉलो कर सकते हैं शिवम_त्यागी_ST। आज मैं जो आपसे सवाल पूछूंगा, हाँ, ऐसा जो हमारी वोटिंग एज है, वोटिंग एज आपको 18 है, जो वोटिंग एज 18 है, तो किस एक्ट के थ्रू हुई है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिससे हमारी वोटिंग एज रिड्यूस हो गई थी 18। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का आप मेरे को नाम बताएंगे। ऑलरेडी ये सवाल सिविल सर्विस पूछ चुका है कि वोटिंग एज जब रिड्यूस हुई थी तो उस समय पीएम कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, या किसके टाइम पे हुई थी? ये सवाल ऑलरेडी सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है। लेकिन वोटिंग एज जो 18 हुई है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुई है, आज मेरा ये सवाल है डायरेक्ट। तो आज सब बच्चे बताएंगे। मेरे को फॉलो कर सकते हैं, प्लीज फॉलो मी एंड ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। यहाँ हम अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स डालते रहते हैं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी। सो बाय बाय।